हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग का जो क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ठीक है। उसका लास्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इसमें कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। उसके कई सारे एग्जांपल्स और बहुत सारे डेफिनेशंस भी हमने पढ़ ली थी, ठीक है। उसी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हुए एक एग्जांपल आपको बताने वाला हूं रेडॉक्स का। जो एक्चुअली आपको मैंने बोला था कि हम जब पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, आपको याद हो अगर, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन वाटर का जब पढ़ रहे थे कि वाटर में जब करंट पास करते हैं तो आपका हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलती है, ठीक है। तो एक्चुअली एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है और मैंने बोला था यहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट जब पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसको मैं पहले आपको थोड़ा सा वाटर का जो डिकम्पोजिशन होता है उसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, देन हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ डेली लाइफ एप्लीकेशंस में, ठीक है। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ वाटर का डिकम्पोजिशन एक्चुअली कैसे होता है, ठीक है। करंट पास करते हैं वाटर में तो उसमें H2 और O2 गैस बनती हो। उसका सिंपल ब्रीफ में आपको मैं कैसे फिनोमेना होता है उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर होता क्या एक्चुअली, ये मान लीजिए सिंपल एक इक्विपमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर ये वाटर बना हुआ है, ठीक है। और ऑब्वियस बात में बात की थी वाटर, जो प्योर वाटर तो करंट क्या कंडक्ट नहीं करता ना, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ सॉल्ट वगैरह डाल दिया है जिससे करंट ये थोड़ा क्या कंडक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका H2O है और प्लस सम सॉल्ट, ठीक है। कोई सॉल्ट डाल दो इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद जो कंडक्शन होता है करंट का थोड़ा फास्ट होता है, ठीक है। चलिए बस इसमें होता क्या है, इसमें देखो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, ये इक्विपमेंट आपको इस बार बना हुआ बुक में, ठीक है। ये एक्टिविटी गिवन है आपको, उसमें मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है इसका। जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी का जो इलेक्ट्रोड, उस इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं सिंपल, बोलो क्या, इसको हम एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो एनोड। हम यहाँ पर वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं कैसे होता है। दिस इज योर एनोड एंड दिस अनदर इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज कैथोड, नेगेटिव वन इज कैथोड, ठीक है। कैथोड एंड एनोड, ओके। इसमें वाटर है, सॉल्ट है। जैसे इसमें ऑब्वियस बात है करंट पास होगा कि यहाँ पर बैटरी हम स्विच ऑन करेंगे, होता क्या है इसमें देखो, बहुत ब्रीफ है, हम लोग जान लेते हैं। ये आपका वाटर है, ठीक है। H2O है, H2O ये क्या होगा, बोलो आयनाइज होगा। आयन से ब्रेक होगा, आपको पता है सिंपल, बोलो कौन कौन से आयंस में, H+ और OH-, ठीक है। इन दो आयंस से ब्रेक होगा मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। या तो लिक्विड ऑब्वियस बात है। तो हो गया यहाँ पे कि जो H+ आयन है, बोलो ये H+ आयन है, तो आपको पता है ना सेम चार्ज जो हमें लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो बताओ ये पॉजिटिव जो आयन बना है वो कौन से टर्मिनल की ओर जाएगा, बोलो नेगेटिव टर्मिनल को। ये बोलो कहां जाएगा, ये जाएगा आपके कैथोड के पास, ठीक है। और जो नेगेटिव इसका आयन है OH-, ये बोलो कहां जाएगा, ये जाएगा एनोड के पास, ठीक है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में कैसे कैसे रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। अल्टीमेटली ये रेडॉक्स रिएक्शन होती है, तो उसको मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये सिंपल कांसेप्ट है, याद रखना कभी भी एनोड में, बोलो कौन से टर्मिनल में, एनोड में ऑलवेज यार ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। एनोड में हमेशा क्या होता है, बोलो ऑक्सीडेशन होता है। और कैथोड में हमेशा क्या होता है, बोलो रिडक्शन होता है। कैथोड में हमेशा क्या होता है, बोलो रिडक्शन होता है, ठीक है। एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन। अच्छा याद हो ऑक्सीडेशन क्या होता है, बोलो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये था लॉस, ये क्या था, बोलो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की टर्म में हमने पढ़ी है रेडॉक्स रिएक्शन। एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, एंड कैथोड में होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मेन सिंबल होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्लियर हो गया है। अब देखते हैं आप क्या होगा सिंपल में दोनों इलेक्ट्रोड में कैसे रिएक्शंस होती है एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। उसके हम अलग अलग बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो पहले हम बात करेंगे एनोड में क्या होता है। देखो यहाँ पे सिंपल होगा क्या, ये इलेक्ट्रोकेमिकल जो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। ये आप ये टर्म्स अच्छे से आप हाई क्लास में पढ़ोगे, 10th आप जाओगे 11th और 12th में बेसिकली, तब वहां डिटेल में ये चीज जानोगे। बट आप यहाँ ब्रीफ में आपको इनकी हाफ रिएक्शंस बता देता हूँ कैसे एक्चुअली होता है वहां पे, ठीक है। तो
तो वाटर देखो डिकम्पोजिशन होगा सिंपल बोलो किसमें किसमें आयंस में, कौन कौन से H+ और OH- आयंस में, ठीक है। तो एनोड में क्या होता है बोलो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, एनोड बोलो कैसे टर्मिनल बोलो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पास कौन जाएगा, नेगेटिव आयन जाएगा, नेगेटिव आयन बोलो कौन है हमारे पास यहाँ पे OH- एक्वस, ठीक है। ये गाता है ना बोलो एनोड में मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बोलो क्या होंगे इससे लॉस होंगे, कैसे होंगे बता सिंपल, OH- से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो यहाँ पर देखना यार तो वाटर बनता है पहली बात, ठीक है, और यहाँ पर वही ऑक्सीजन गैस बनती है अल्टीमेटली आपकी ऑक्सीजन गैस, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, ठीक है। इसकी बैलेंसिंग बहुत इजी है, आपने ये कर दिया, ठीक है। देखो 2 OH- से 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास है, 1 OH- से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 OH- से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, इसका मतलब क्या हुआ ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। और अब देखो ना यहाँ पे OH- से अगर बोलूं ये O2 बना है यहाँ पे, इसका ऑक्सीडेशन भी हुआ है ना, ये तो H क्या हुआ है, H रिमूव हुआ है ना, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन याद है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीडेशन, ठीक है। देखो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पर O2 गैस बन गई, ये फ्रैक्शन में आपको अगर नहीं चला कोई इशू नहीं है, आप उसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, हाफ O2, ठीक है। चलो तो ये एनोड में आपने बोला था ना, एनोड में हमारा क्या बनता है बोलो ऑक्सीजन गैस, कहां बनती है एनोड टर्मिनल पे, ठीक है। नेक्स्ट आप बोलो कैथोड में क्या होगा, तो कैथोड को देखने के लिए सिंपल बोलो कैथोड में कौन जाएगा, कैथोड में हमारा जाएगा पॉजिटिव आयन, कैथोड में कैसे रिएक्शन होती है सिंपल H+ जो इलेक्ट्रॉन ये निकले हैं उन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है ना, 2H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और आराम से हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये गैस आने लग जाएगी, यहाँ पर ये ऑक्सीजन गैस है। अब आप यहाँ पर सिंपल देख सकते हो ना कि मान लीजिए सेम अमाउंट ऑफ वाटर से देखो क्या हो रहा है कि हाफ वॉल्यूम ऑक्सीजन बन रही है और उसका डबल क्या बन रहा है, 1 वॉल्यूम क्या बन रहा है बोलो हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है। तो हमने बात की थी कि एक्चुअली हाइड्रोजन गैस होती है वो ऑक्सीजन गैस का डबल वॉल्यूम में वहां पर कलेक्ट करते हैं हम लोग। तो आप बोलो यार सिंपल यार कैथोड में क्या होगा बोलो हमारा हाइड्रोजन गैस मिलेगा हमेशा इस वाले प्रोसेस में, और एनोड में क्या मिलेगा बोलो ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ऐसे सिंपल होता है। देखो यहाँ पे ये हो गया ऑक्सीडेशन, इधर देखो क्या हुआ, ये हो गया रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज योर रिडक्शन, तो ये है आपका है रिडक्शन, बोलो क्या है ये रिडक्शन, ठीक है। तो ये रिडक्शन हो गया एंड ये है ऑक्सीडेशन। अगर इन दोनों ऑब्वियस बात है एक साथ रिएक्शन होंगी, आप इनको जब ऐड करोगे ना, वही हमने बात की थी ना, लेफ्ट साइड ऐड कर दो, फिर एरो बनाओ और राइट साइड ऐड कर दो, तो अल्टीमेटली आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी, कौन सी बोलो 2H2 लिक्विड क्या बन रहा था बोलो 2H2 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है, ये बन रहा था, ठीक है। ये बन जाएगा, यहाँ पे हम लोग करंट पास में इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। चलो तो यहाँ पे 2 वॉल्यूम H2 बनेगा, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस बनेगा, तो ये प्रॉपर फाइनल रिएक्शन मिल जाएगी। ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल था और हमने इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन पढ़ा था, वहां पे हमने बात की थी, इसको हम लोग एक्सप्लेन करना है, तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको इसमें मिल गया, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अब यार बस आपका लास्ट 2-3 कॉन्सेप्ट बचे हैं इस चैप्टर में, अदरवाइज चैप्टर आपका फिनिश हो गया अप्रॉक्स, ठीक है। अब हमने रेडॉक्स सेक्शन पढ़ी है, रेडॉक्स सेक्शन के डेली लाइफ में कुछ फंडे मिलते हैं, कांसेप्ट मिलते हैं, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल 2 कांसेप्ट हैं, आप पढ़ना आपको। एक को हम बोलते हैं कोरोजन और एक को बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। रेंसिडिटी एंड कोरोजन क्या होते हैं, बस आपके ये लास्ट 2 कांसेप्ट बाकी है, उनको हम लोग पढ़ रहे हैं 1 बाय 1। तो फर्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसमें उसको बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या होता है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो सिंपल से कोरोजन, कोरोजन एक्चुअली ये सिंपल यार रेडॉक्स रिएक्शंस हैं, ठीक है। ये दोनों ही जो फंडे हैं दोनों ही क्या है रेडॉक्स रिएक्शन के एक डे लाइफ एग्जांपल्स, ठीक है। होता क्या सिंपल देखो, हम पहले बात कर रहे हैं कोरोजन क्या होता है। तो यार कोरोजन समझना है बहुत सिंपल है, याद रखना कि कोई भी ऐसे मेटल है, ठीक है। तो मेटल में जैसे हमारे मेटल जब कांटेक्ट होता है मेटल का आपका जो एनवायरनमेंट में मॉइस्चर है, ठीक है, या कोई एसिड है या कोई गैसेस हैं जो एक्चुअली मेटल को क्या करते हैं डिग्रेड करते हैं, ठीक है। डिग्रेडेशन होता है, डिग्रेडेशन होता है किसका बोलो मेटल्स का, तो एक्चुअली उसी डिग्रेडेशन को हम बोलते हैं क्या हो रहा है उसका बोलो कोरोजन हो रहा है, ठीक है ना। बहुत ही प्रैक्टिकल सा डे लाइफ में बहुत इससे फैमिलियर हो अच्छे से कोरोजन क्या होता है, ठीक है। तो यार सिंपल शब्दों में आपसे बोला जाए कोरोजन क्या होता है, आप बोल दोगे कि
जब मेटल किसी ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में आता है, ठीक है, लाइक कोई मॉइस्चर है या कोई एसिड है, ठीक है, या सिंपल एसिड वेपर्स हैं या सब कुछ गैसेस होती हैं जो इसलिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो जब इनके कांटेक्ट में आते हैं मेटल तो क्या होता है, उनका डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि मेटल क्या हो गया, कोरोड हो गया है, और इस प्रोसेस को फिनोमेनन बोलते हैं, क्या बोलो, कोरोजन, ठीक है ना। और स्पेशली हम आयरन का जो कोरोजन होता है उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और फैमिली में होते हैं, उसको बोलते हैं क्या, रस्टिंग, क्या बोलते हैं बोलो, रस्टिंग, ठीक है ना। तो आयरन का जो कोरोजन होता है उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। तो उसमें आ रहा हूं, पहले आप सिंपल दो लाइन में इसका डेफिनेशन लिख लो, कोरोजन क्या होता है, ठीक है। देखिए व्हेन अ मेटल, ठीक है, जैसे कोरोजन क्या होता है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस, by substances around it, when a metal is attacked by substances around it such as moisture, acids, etc., it is said to corrode, and this process is known as corrosion, ठीक है ना। तो corrosion क्या होता है आपने लिख लिया सिंपल, ठीक है। एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल दो कंसेप्ट है, बहुत ही इजी, कुछ इसमें खास है नहीं। फिर नेक्स्ट का लिखिए, इस पॉइंट में हम लिखेंगे कुछ बातें यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसका लिख लीजिए, एक्चुअली वो कोई भी प्रोसेस हो रहा है जिसमें मेटल का क्या हो, डिग्रेडेशन हो, उसको हम बोल देते हैं क्या बोलो, कोरोजन, ठीक है ना। इसी बात में लिख लेते हैं, लिखिए एनी प्रोसेस इन्वॉल्विंग, नेक्स्ट पॉइंट, एनी प्रोसेस इन्वॉल्विंग degradation of metal, any process involving degradation of metal is called corrosion, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट में it causes damage to car bodies, bridges, iron railings, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। It causes damage to car bodies, bridges, iron railings, ships, etc., ठीक है। सिंपल सी बात है, ये जो होते हैं आपके, देखो आपने देखा होगा सिंपल कि हमारा जो मान लीजिए कि शिप्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, वाटर में हमेशा चलते हैं वो, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है ना, उसमें जो मॉइस्चर है, ये वाटर है, जो उसमें क्या करता है, वो अटैक करता है, रिएक्शंस होती है वहाँ पे, एंड प्रॉपर रिडॉक्स रिएक्शन होती है। आपने देखा होगा वहाँ पे ब्राउन कलर का सिंपल रस्टिंग हो जाती है, ब्राउन कलर का एक आपको वहाँ पे सब्सटेंस फॉर्म मिलेगा, ठीक है। जैसे आपसे बोलूं मैं, आयरन रेलिंग्स होती है, बहुत पुरानी आयरन रेलिंग्स होती हैं, आयरन रेलिंग्स बहुत पुरानी जब हो जाती है तो देखो मॉइस्चर वगैरह होता है ना, उससे क्या होता है, वो ब्राउन कलर का आपको रस्ट दिखाई पड़ता है, उसको बोलते हैं रस्ट, उस सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको बोलते हैं रस्ट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या बोलो, रस्टिंग, ठीक है ना। इससे आपका बहुत पुरानी कार अगर हो गई है तो आप देखते हो कई ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस फॉर्म होता है, मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग, ठीक है। तो सब एग्जांपल्स हैं रस्टिंग के, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ये रस्टिंग के, आप डेली लाइफ में देखते हो, ठीक है। अब चलिए मैं आपको सिंपल रस्टिंग का जो यार ये रिएक्शन कैसे होती है थोड़ा समझ लो आराम से। देखो क्या होता है, आयरन जो होता है ना, ठीक है, आयरन है आपका, ठीक है, अवेलेबल सॉइल फॉर्म में, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन गैस, आपका ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ये और वाटर मॉइस्चर, मतलब दोनों ही साथ में कंबाइन करते हैं। तो इसका जो आपको बोला ना ब्राउन कलर का जो आपको सॉलिड फॉर्म में एक सब्सटेंस फॉर्म हुआ दिखता है, वो एक्चुअली होता है आयरन का ऑक्साइड, ठीक है, जिसको बोलते हैं Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, यहां से बनता है फेरिक ऑक्साइड, और इसमें ये वाटर के हर मॉलिक्यूल साथ में रहते हैं, इसको बोलते हैं क्या, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। इसके मैं कुछ मोल आई मीन x बोल देता हूं, x नंबर ऑफ इसके मोल्स हैं वाटर के, ठीक है। चलिए सो बैलेंसिंग बहुत इजी है, इसमें आप 2 ले लो, इसका ये आपको कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनता है यार, इसको हम बोलते हैं रस्ट है, ये आपका रस्ट है, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन सिंपल हम लोग रिएक्शन के टर्म्स में बात कर लेंगे, रस्टिंग कैसे होती है, ये रस्ट होता है, ठीक है। इसका नाम क्या बोलो, फेरिक ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, Fe2O3.X2, ठीक है। ये सिंपल रिएक्शन यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे एंजाइम क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है बोलो, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। तो इसलिए एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये होती है रस्टिंग आपकी, ठीक है।
और ऐसा नहीं कि आयरन के ही बहुत सारे मेटल्स हैं, बहुत महंगे महंगे मेटल्स भी होते हैं, उनमें भी कोरोजन हो जाता है, ठीक है। कोरोजन होने के लिए ऐसा कुछ नहीं कि आयरन में ही रस्टिंग होती है। तो देखो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कोरोजन के। एक तो ये आयरन वाला केस हो गया है, ठीक है। एक आपने देखा होगा जो कॉपर का जब थोड़ा सा टाइम रहता है, आफ्टर लॉन्ग टाइम आप कॉपर का एक कोई मान लीजिए मेटल है, कोई सब्सटेंस है, कोई आपका सामान है, तो उसमें क्या होता है ग्रीन कलर की लेयर फॉर्म रहती है, ठीक है ना। तो एक्चुअली वो भी कॉपर का कोरोजन ही होता है। तो वहाँ पे जो कॉपर का कोरोजन होता है एक्चुअली वो बिकॉज ऑफ CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब कांटेक्ट करता है कॉपर से और आपका थोड़ा मॉइस्चर होता है, उसके साथ जब कंबाइन करता है ना कॉपर, तो बनता है कॉपर का कोरोजन होता है। वहाँ पे जो सब्सटेंस जो आपको ग्रीन कलर का दिखता है ना, ये तो पता नहीं किस कलर का होता है बोलोगे, ये तो आपको पता है ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ये जो आयरन का रस्ट होता है ब्राउन कलर का होता है। कॉपर की बात करें तो कॉपर यार CO2 आपके CO2 के कांटेक्ट में जब आता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जब प्रेजेंट है और मॉइस्चर रहता है, तो CuCO3 और मॉइस्चर के साथ बनाएगा इसका हाइड्रोक्साइड CuOH का वोल्टोइस, ठीक है। ये एक्चुअली बनता है, ये कॉपर की रस्टिंग के बाद या कॉपर सेल कोरोजन के बाद ये सब्सटेंस बनता है जो एक्चुअली आपको ग्रीन कलर का दिखता है यहाँ पे, ठीक है, ग्रीन कलर का दिखता है। तो इसको हम बोलते हैं एक्चुअली कॉपर का ऐसे कोरोजन हो गया। ऐसे मान लीजिए आपका सिल्वर का आपने कोई मेटल धातु देखी होगी, ठीक है। सिल्वर का मेटल जब बहुत दिनों तक ऐसे पड़ा रहता है तो उसमें जब वो कांटेक्ट में आता है एटमॉस्फेयर के, ठीक है, तो क्या होता है ब्लैक आता है, ब्लैक। तो बिकॉज ऑफ यार वो Ag2S, ठीक है, Ag2S सिल्वर सल्फाइड, इसको क्या बोलते हैं बोलो, सिल्वर सल्फाइड, ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आफ्टर कोरोजन ऑफ दिस सिल्वर, ये जो ब्लैक कलर का आपको सब्सटेंस दिखता है वो बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस सिल्वर सल्फाइड Ag2S बनता है, ठीक है, ये ब्लैक कलर का होता है। तो ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं जो एक्चुअली कोड होते हैं और उनका जो डिफरेंट कलर्स के सब्सटेंस बनते हैं, उनमें से कुछ ही आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। आयरन का रस्टिंग का इक्वेशन आपको बहुत सिंपल याद रखना है इसको। आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ कंबाइन करता है, बनाता है आयरन का ऑक्साइड, इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना, ये इक वाला है, ठीक है, Fe2O3। और ये कॉपर का कैसे होता है, CO2 के साथ कांटेक्ट में आता है तो बनता है CuCO3.COH वोल्टोइस, दोनों साथ में बनते हैं, ठीक है ना। कॉपर का हाइड्रोक्साइड है, ये कॉपर क्या बोलो कार्बोनेट है, ठीक है। इसका बोलो कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, जो बनता है आपको, ठीक है, आपने देखा होगा डे लाइफ में। और ये आपका सिल्वर का जब हम सिल्वर जब कांटेक्ट में आता है एटमॉस्फेयर के तो वो बनाता है Ag2S सल्फर के साथ, ठीक है, और ये ब्लैक कलर का होता है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनको कॉपी कर लीजिए जिससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हम लोग पॉइंट्स में सभी इस बात को लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। ऑब्वियस बात है, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। मैं आपसे बोलूं अगर कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, लिख लीजिए इसको। यार सीरियस प्रॉब्लम इसलिए यार एवरी ईयर बहुत ज्यादा पैसा इसमें खर्च होता है, मिलियंस ऑफ डॉलर में ज्यादा ही पैसा, मतलब कोई लिमिट नहीं है। बड़े बड़े जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, शिप्स वगैरह होते हैं, उनको फिर धीरे धीरे क्या होता है उनमें चेंज नहीं करनी होती है। तो बहुत जैसे इंडस्ट्री में होता है, इंडस्ट्री में आप जाओ किसी प्लांट वगैरह में तो वहाँ भी क्या होता है आयरन के बहुत सारा सामान होता है, वो भी सब क्या होता है धीरे धीरे क्रोड होता रहता है। तो उनको एवरी ईयर कुछ चेंजेस करने के लिए, उनको सिंपल अच्छा करने के लिए क्या होता है बहुत सारा पैसा एवरी ईयर वहाँ पे क्या होता है वेस्ट होता है, हम लोग स्पेंड करते हैं इस पे, ठीक है ना। तो एक्चुअली बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है कोरोजन, ठीक है, स्पेशली आयरन का कोरोजन, ठीक है ना, आयरन की रस्टिंग होती है, ठीक है। इस बात को लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट को लिख लीजिए, वही बात कि एवरी ईयर an enormous amount of money is spent to replace damaged iron। वही बोल रहा हूँ ना, आपको रिप्लेस करने के लिए बहुत सारा पैसा एवरी ईयर खर्च होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसका, most metals corrode on contact with water, acids, bases, salts, and also with gaseous material like, देखिए gaseous material like acid vapors, formaldehyde gas, ठीक है। formaldehyde आप समझते हो फॉर्मूला ये सिंपल लिख लो बस, HCHO बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड को, ठीक है, HCHO ये पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड में फॉर्मल्डिहाइड का नाम कैसे पढ़ा जाए, सिंपल ये सब फॉर्मूला कैसे आया है, ठीक है। चलिए
ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड गैस कॉमा अमोनिया गैस, ठीक है, एंड सल्फर कंटेनिंग गैस, सल्फर का जो भी गैस SO2 है, SO3 है, सल्फर डाइऑक्साइड, जो भी गैसेस है सल्फर की, वो भी अगर जैसे आपको मैं बोलूं इंडस्ट्री जो होती है, जैसे मान लीजिए कोई स्टील प्लांट है, ठीक है, तो स्टील प्लांट में जो भी गैसेस निकलती है, ये सब SO2 है या मान लीजिए इसकी गैस निकली, आपका फॉर्मेल्डिहाइड गैस निकला, ठीक है, अमोनिया गैसेस हैं, ये सब जब गैसेस निकलती है ना, तो इनके कांटेक्ट में भी जब आयरन आता है ना, तो उसका भी कोरोजन होता है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं कि आपका ड्राई कोरोजन बोलते हैं, ड्राई मतलब वहाँ पे गैस के कांटेक्ट में आयरन हो रहा है, ठीक है, और वेट कोरोजन होता है, वेट मतलब सिंपल ऑब्वियस बात है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में जब आएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं वेट कोरोजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए इसका पॉइंट, लोकलाइज्ड कोरोजन सिंपल क्या होता है यार, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्लेस में ही बहुत ज्यादा कोरोजन हो रहा है, उसमें क्या होता है ना, एक ज्यादा ही मेटल उससे डिग्रेड कर जाता है, उसको हम बोलते हैं वहां पे पिट का फॉर्मेशन होता है, पिट, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, पिटिंग बोलते हैं, जो फिनोमेना होता है पिटिंग बोलते हैं, वहां पे पिट बन जाता है, ठीक है। तो इस बात को लिख लीजिए, लोकलाइज्ड कोरोजन दैट लीड्स टू फॉर्म अ पिट और अ क्रैक, ठीक है, जो क्रैक हो वहां पे क्या होता है ना, लोकलाइज्ड कोरोजन होता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस में तब से हो रहा है, ज्यादा हो रहा है कोरोजन, तो डिग्रेडेशन ज्यादा होगा मेटल का, वहां पिट या सिंपल क्रैक का फॉर्मेशन आता है, ठीक है ना, उससे ऑब्वियस बात है, उसका स्ट्रेंथ बहुत वीक हो जाता है उस धातु का, उस मेटल का, ठीक है ना, तो उसके स्ट्रेंथ पे भी इफेक्ट पड़ता है, बड़ी सी बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसी में सॉल्ट वाटर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में, हम लोग सब कोरोजन के पॉइंट्स लिख रहे हैं, ठीक है। सॉल्ट वाटर एक्सेलरेट्स रस्टिंग, याद रखिए सॉल्ट वाटर अगर है कहीं पे तो अपने पास वो रस्टिंग को इंक्रीज कर देता है, एक्सेलरेट कर देता है, ठीक है ना, सॉल्ट वाटर एक्सेलरेट्स रस्टिंग बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्ट वाटर को मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब सिंपल समझ लो यार, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ऐसा जो वाटर में जाने के बाद क्या हो जाए, टूट जाए, डिसोसिएट हो जाए, ब्रेक हो जाए, जैसे NaCl है, हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं NaCl की, तो NaCl पानी में जाता है, आपको पता है ना, Na+ और Cl- में ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना, इसको डिटेल में अपना 11th में पढ़ोगे आप अच्छे से, ठीक है। आपके लिए अभी सिंपल मैं बोलूं क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट, तो आप समझ लेना ऐसा कोई भी सब्सटेंस है जिसको हम पानी में डालें तो क्या हो जाए, उसमें डिसॉल्व हो जाए, ब्रेक हो जाए, आयंस में ब्रेक हो जाए, आयंस बन जाए उसके, अगर आयंस में डिसोसिएट होता है उसको बोलते हैं क्या, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। और जो नहीं होता है आयंस में वाटर में जाने के बाद, हम बोलेंगे क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना, तो केवल डिसॉल्व होना नहीं, हम बोलेंगे आयंस में ब्रेक हो जाए, आयंस में ब्रेकिंग इन वाटर इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट दैट सब्सटेंस, ठीक है। जैसे मैं बोलूं NaCl है, ठीक है, ये क्या इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे आपको बोलूं मैं यूरिया होता है, ठीक है, या ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज पानी डालो तो डिसॉल्व हो जाता है, बट वो आयंस में ब्रेक नहीं होता है, तो हम बोलते हैं ग्लूकोज या यूरिया सब क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है। ये टर्म्स आप सब आगे पढ़ोगे, ये यहाँ पे आगे आपको मैंने इसलिए बता दिया, ठीक है। लिखिए इस बात को, बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड इट्स आयंस आर एबल टू मूव फ्रीली, तो क्या होता है कि इसके आयंस बन जाते हैं, Na+ और Cl- के आयंस बन जाते हैं, और ये आयंस बहुत फ्री होते हैं मूव करने के लिए, ठीक है, एंड इट्स आयंस आर एबल टू मूव फ्रीली। अच्छा, इससे हुआ क्या, सिंपल देखो यार, जितना ज्यादा ये मूव ज्यादा करेंगे ना, तो उसका मतलब पता है वहां पे उसका जो कोरोजन का रेट होता है बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है, वही यार इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, गेन होंगे, ठीक है, तो आयंस फॉर्मेशन होने के बाद लॉस और गेन से होता है ना, जितना ज्यादा आयंस मूव करेंगे मतलब वहां पे रेडॉक्स का रिएक्शन का रेट होगा ज्यादा बढ़ जाएगा, तो हम बोलते हैं कोरोजन यहाँ पे क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। एक और बात लीजिए यहाँ पे, impure iron rust more quickly than pure iron, इस बात को सिंपल लिख लीजिए, जो impure iron होता है, impure iron की रस्टिंग होती है वो ज्यादा फास्ट रेट से होती है देन प्योर आयरन, ठीक है ना। एंड लास्ट पॉइंट पे acidic condition lead to an acceleration of the corrosion process. Acidic condition lead to an acceleration of the corrosion process compared with basic और neutral condition. ये बात सिंपल याद रखना आप, एसिडिक कंडीशन में जो कोरोजन होता है सबसे ज्यादा होता है देन दिस
बेसिक वन एंड न्यूट्रल वन, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट इसका पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट फंडा इसी में प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, ठीक है ना। कोरोजन को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, ये बात हुई कोरोजन की, बस इतना सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है ना। कोरोजन में और अच्छे से पढ़ेंगे आपको थर्ड चैप्टर मेटल नॉन मेटल में, और फिर आप 12th में और अच्छे से पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वहां से एक्चुअली, ठीक है। चलिए आप देख सकते हैं इसका प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में कैसे कैसे हम प्रिवेंट करेंगे। तो आपको बहुत कुछ एग्जांपल्स हो पता है हम कैसे कैसे करते हैं, कुछ सॉल्यूशन पता है आपको। तो पहला पॉइंट लिखिए पेंटिंग। आपको पता है ना, जैसे मान लीजिए कोई मेटल है उसको क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, उसका कोरोजन का रेट बहुत कम आता है, कोरोजन नहीं होता है बहुत दिनों तक, जब तक वो पेंटिंग पूरा वो डिग्रेड नहीं होता है, ठीक है ना। तो पेंटिंग, फर्स्ट पॉइंट लिखिए पेंटिंग। या बहुत सारे यार आपके जो एंटी कोरोजन सॉल्यूशन में आने लगे हैं, या इसमें बोलूं मैं एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन भी होते हैं, उनको भी हम अप्लाई करते हैं। तो एक ही एक विशेष टाइप का पेंटिंग होता है वो, ठीक है। तो लिखिए फर्स्ट लिखिए पेंटिंग। सेकेंड लिख लीजिए गैल्वेनाइजिंग। ये टर्म आपको समझ लीजिए क्या होता है, गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। गैल्वेनाइजिंग, सेकेंड लिखिए गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। यार गैल्वेनाइजिंग क्या होता है सुनो थोड़ा सा सिंपल यार सुनो। मान लीजिए कोई आयरन है या स्टील है, स्टील समझते हो ना, आयरन का एक लॉयल होता है, उसमें और कुछ हम सब्सटेंस डालते हैं, जैसे कार्बन है, आपको पता है स्टील प्लांट में कैसे बनता है, आयरन होता है, उसमें हम कुछ डालते हैं, जैसे टाइप का स्टील हमको चाहना होता है, ठीक है। तो कार्बन रहता है, आयरन रहता है, और जिस टाइप का स्टील चाहना होता है तो हमको वैसे सब्सटेंस डालते हैं, क्रोमियम है, जिंक है, ये सब डालते रहते हैं, ठीक है। चलिए तो यार आयरन है या सिंपल स्टील है, ठीक है, तो उसमें करते हैं क्या हम लोग, एक आपका मेटल होता है जिंक, जिंक की हम उसमें कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। जिंक की हम सिंपल उसमें कोटिंग करते हैं, तो इस फिनोमेनन क्या होता है, जिंक जो बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है देन दिस क्या बोलूं आयरन एंड ऑब्वियसली स्टील, ठीक है। तो क्या होता है वो फिर कोरोड होने में आयरन या स्टील को बचा लेता है जिंक, ठीक है ना। वो तो इतना फास्ट रिएक्टिव होता है नहीं, उसका कोरोजन इतना इजी नहीं होता है जिंक वगैरह का, ठीक है। तो जो भी ऐसे मेटल्स हैं जनरली, लेकिन मैं स्पेशली इस डेफिनेशन को बोलूं क्या होता है, गैल्वेनाइजिंग या गैल्वेनाइजेशन, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग या गैल्वेनाइजेशन। आपका गैल्वेनाइजेशन सिंपल होता है कि आप आयरन या स्टील में जिंक की कोटिंग करना, जिससे उसका जो कोरोजन होता है क्या होता है, बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो इस बात को आप डेफिनेशन को लिख लीजिए, बहुत सिंपल है। इसको बोलो क्या लिखोगे, प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग, प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग, कोटिंग समझते हो ना, ऊपर उसमें इसका लेयर लगाना, ठीक है। प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू स्टील और आयरन, टू स्टील और आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग को रोकने के लिए, ठीक है, टू प्रिवेंट रस्टिंग। क्या प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू स्टील और आयरन टू प्रिवेंट द रस्टिंग, दैट इज कॉल्ड योर गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपको लिखना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट उसका जो मेथड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, सिंपल याद रखना कि कुछ ऐसे कोरोजन जो आपके कोरोजन को रेजिस्ट करते हैं ना, कोरोजन रेजिस्टेंट कुछ मेटल होते हैं, जैसे आपका गोल्ड है, ठीक है, या प्लैटिनम है, या क्रोमियम है, क्रोमियम, प्लैटिनम, गोल्ड, इन सब की हम कोटिंग कर देते हैं दूसरे मेटल पे जो बहुत ही रिएक्टिव है कोरोजन के लिए, या आयरन पे या स्टील पे, ठीक है ना। तो क्या होता है कि उससे उनका कोरोजन स्टॉप हो जाता है, उसको हम प्रिवेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपका जो मेथड है पढ़ना है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में, उसका ये क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है ना। एक्चुअली इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है बाय द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा ये होता है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आपका थर्ड चैप्टर जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, ठीक है। अभी आपने सिंपल इतना जानना है कि इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा किसी मेटल में दूसरे दूसरे मेटल का, ऐसा मेटल का जो बोलो जो आपका कोरोजन रेजिस्टेंट है, जैसे प्लैटिनम है या क्रोमियम है, ठीक है, या गोल्ड है, उनको हम कोटिंग कर देते हैं, प्लेटिंग कर देते हैं, इससे उसका कोरोजन क्या होता है, प्रिवेंट करता है। इस बात को लिखिए व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, another way to protect iron and other metals from oxidation is another way to protect iron and another metal from oxidation is to coat
them is to coat them with a corrosion resistant metal such as chromium, platinum or gold. ठीक है, and this process of coating one metal with another, by electrolysis is called electroplating. क्या बोलते हैं बोलो? electroplating. ठीक है, इसको बोलते हैं electroplating. चलिए यार, ये आपके सिंपल कुछ मेथड्स थे जैसे हम लोग कोरोजन को क्या करते हैं बोलो, रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सफिशिएंट फंडा था आपके लिए यार, कोरोजन क्या होता है. ठीक है, सिंपल ये रेडॉक्स रिएक्शन का एक एप्लीकेशन है, एग्जांपल है. ठीक है, सिंपल इसको ऐसा हम क्यों नहीं बोलते नहीं, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ये है ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन तो होता है, आयरन वगैरह का रस्टिंग होती है, बट ऐसा नहीं है, ये रेडॉक्स नहीं है. ठीक है ना, आपको पता है ना कि कहीं अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑब्वियस बात वहां पे रिडक्शन भी हो रहा होगा, इट मींस वो रेडॉक्स रिएक्शन है. ठीक है, तो ये एप्लीकेशंस हैं और ये डेली लाइफ में हमारा जो मिलता है कोरोजन, वो रेडॉक्स का एक एप्लीकेशन है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका हम लोग पढ़ना है, लास्ट इसका टॉपिक बचा है यहां पर, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी. ठीक है, रेंसिडिटी ये टर्म आपने ऑलरेडी सुन रखा है, ये क्या होता है थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं. व्हाट इज रेंसिडिटी? एसबीआर देखो, जो भी जैसे कोई फूड होता है, फूड में मान लीजिए कोई ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड है. ठीक है, जो भी फूड हमारे ऑयल या फैट्स कंटेनिंग फूड है, तो उनका जब कांटेक्ट होता है एयर के साथ, ठीक है, तो होता क्या है कि उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन के बाद जो उनका स्मेल है या सिंपल फ्रेग्रेंस है, ठीक है, वो क्या होता है, चेंज हो जाता है. बैड स्मेल, एक अनप्लीजेंट कलर और स्मेल दोनों उसमें चेंज होते हैं. ठीक है, टेस्ट भी बहुत बार चेंज होता है, कभी कभी कलर भी चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत, बट मेनली यहाँ पे टेस्ट और उनका स्मेल. ठीक है, अनप्लीजेंट टेस्ट और स्मेल उनको मिलता है आफ्टर जब उनका ऑक्सीडेशन होता है अल्टीमेटली विद द कांटेक्ट ऑफ एयर. तो यार सिंपल याद रखना कि जब किसी भी फैट्स या ऑयल कंटेनिंग फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो उनका जो एक अनप्लीजेंट काइंड ऑफ टेस्ट एंड स्मेल आता है, तो उसको बोलते हैं क्या हो गया है, फूड रैंसिड हो गया है. क्या हो गया, फूड बोलो रैंसिड हो गया है, और इस फिनोमेना को बोलते हैं रेंसिडिटी. ठीक है ना, बहुत सिंपल शब्दों में आप प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ रेंसिडिटी. क्या होती है रेंसिडिटी? देखिए जैसे rancidity is the process of complete or incomplete rancidity is the process of complete or incomplete oxidation of rancidity is the process of complete or incomplete oxidation of fats and oils when exposed to air comma light when exposed to air comma light और बैक्टीरियल अटैक या बैक्टीरियल एक्शन. ठीक है, बैक्टीरियल एक्शन रिजल्टिंग इन अनप्लीजेंट टेस्ट एंड स्मेल. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी. ठीक है ना, इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसी में एक पॉइंट और लिख लेते हैं, इसमें लिखो फैक्टर्स which accelerate fat oxidation include trace metals like zinc and iron, comma light, comma water, bacteria and molds, molds. ठीक है ना, तो ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेंसिडिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं. ठीक है, फैट का ऑक्सीडेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं. ठीक है ना, तो ये सिंपल से बोलते हैं, ये है आपका रेंसिडिटी. अब देखिए प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, क्या क्या मेथड्स हैं जिससे हम इस रेंसिडिटी को क्या करते हैं बोलो, प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए तो सिंपल सी बात है आपको, यहाँ पे क्या हो रहा है, फैट्स और ऑयल्स कंटेनिंग फूड का क्या हो रहा है बोलो, ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो ऐसा हम कुछ डालें कि जिससे वो क्या हो, ऑक्सीडेशन ना हो. ठीक है ना, उसका रेट कम हो जाए. ठीक है, रिटार्ड कर जाए रेट उसका. तो ऐसे मेथड से हम आपका जो रेंसिडिटी हो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो पहले देखिए इसका मेथड, पहला मेथड
बाय एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट जैसे नाम क्लियर है, नाम से इनका एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। यानी यार ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस को क्या करते हैं, बहुत रिटार्ड कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे सब्सटेंस को हम ऐड कर देते हैं फूड में, तो क्या होता है, थोड़ा ज्यादा टाइम तक अच्छा बना रहता है, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स में क्या क्या होते हैं आपको मैं, तो मैं सिंपल आपको कुछ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स अगर बताऊं, तो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स में यार देखो जो आते हैं आपके नेचुरल वाले में आपका विटामिन सी या विटामिन ए भी आता है, ठीक है। और आपका एक और आता है विटामिन ई, ठीक है। ये तीनों जो विटामिन्स हैं, इन तीनों विटामिन्स में ही आपका ये एंटीऑक्सीडेंट्स का प्रॉपर्टी पाया जाता है। इनको ऐड करने से क्या होता है कि आपका जो फूड है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम तक अच्छा बना रहता है, ठीक है ना। ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स है। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट सिंथेटिक ऑक्सीडेंट्स की, सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स की, सॉरी, ठीक है। सिंथेटिक या समझते हो आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट्स क्या क्या होते हैं, उनमें से तो क्या दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका नाम बोल रहा था मैं, एक को बोलते हैं BHT और एक को बोलते हैं BHA, ठीक है ना। ये है आपके सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। BHT मींस होता है, इसका फुल फॉर्म जो होता है इसको बोलते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन, ठीक है। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन BHT नाम होता है, और BHA आपका होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है। ये दो एंटीऑक्सीडेंट्स, इनका फुल फॉर्म है, आप लिख लीजिए, ठीक है। इन एंटीऑक्सीडेंट्स को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे फूड में, जिससे फूड क्या होगा, जल्दी से रैंसिड नहीं होगा, ठीक है। लिखिए। अच्छा, इसमें आपका जो ये तो एंटीऑक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देखो यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं कि आपका जो फूड है उसको क्या हो, एयर के कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन ना हो। इसका मतलब क्या कर सकते हैं, जो फूड की पैकिंग वगैरह है बहुत ही टाइटली पैकिंग उसकी कर सकते हैं, जिससे उसमें एयर का क्या हो, एयर का जो एनवायरनमेंट उससे कांटेक्ट हो ही नहीं पाए, ठीक है ना। तो हम इसे सेकंड पॉइंट कर सकते हैं कि बहुत ही हम एयर टाइट पैकिंग, उसमें क्या हो, बहुत टाइटली पैकिंग कर दें, तो उससे भी हमारा ये रैंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लिख लीजिए एयर टाइट रैपिंग, ठीक है। एयर टाइट रैपिंग सेकंड पॉइंट जो इसका मेथड है, एयर टाइट रैपिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसका, some high fat foods such as potato chips, आपको होता क्या है, जो पोटैटो चिप्स होता है ना, उसमें आपने देखा है ना, चिप्स में ऑब्वियस बात है पैकेट में चिप्स बहुत कम होता है और पूरी गैस होती है, वैसे वहाँ पर नाइट्रोजन गैस होती है, N2 गैस एज अ एंटीऑक्सीडेंट्स वो काम करता है वहाँ पे, और वो आपको जो चिप्स वगैरह है ना उसको जल्दी से खराब नहीं होने देता है, ठीक है ना। तो मुझे उसमें आप देखते हो ना कि बोलते हो चिप्स बहुत कम है, बहुत सारा इतना आपको दिख रहा है, वॉल्यूम इतना होता है नहीं, उसमें जो गैस होती है, गैस वो आपका N2 गैस होती है, ठीक है ना। इसी बात को आप लिख लीजिए यहाँ पे, some high fat foods such as potato chips are packed with N2 गैस बोलो क्या होता है आपका, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो रैंसिडिटी को प्रिवेंट करेगा, ठीक है ना। और बहुत सारे मेथड आप लिख सकते हो, एक और पॉइंट लिख सकते हो कि इनको आप सिंपल क्या रखते हो, रेफ्रिजरेटर में रख दो ना, इनको आप रेफ्रिजरेटर में देते हो तो फिर क्या होता है, सिंपल उससे भी रैंसिड होने का चांस कम हो जाता है, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम तक फूड हमारा अच्छा बना रहता है, ठीक है ना। तो आई थिंक इतना सफिशिएंट आइडिया आपके लिए है कि क्या होती है रैंसिडिटी। आप सिंपल सवाल में रैंसिडिटी जो है ऑयल और जो फैट्स है फूड में, उसको
एयर से कांटेक्ट होगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन के बाद क्या होता है, उनका जो टेस्ट है या स्मेल है वो अनप्लीजेंट रहता है, चेंज आता है। हम बोलते हैं खाना ये भी खराब हो गया, रैंसिड हो गया, ठीक है ना। इसके प्रिवेंशन के लिए सिंपल हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं, विटामिन सी या विटामिन ई या विटामिन ए की कुछ सब्सटेंस जो नेचुरल है उनको हम यूज करेंगे। और हमारे आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, ठीक है। BHK BHA बहुत इंपॉर्टेंट उसमें, BHK और BHA ब्यूटाइलिल हाइड्रोक्सी टोलुइन एंड ब्यूटाइलिल हाइड्रोक्सी NaCO, ठीक है। और N2S को हम चिप्स वगैरह में जो आपका पैकेट होता है उसमें ऐड करते हैं, उससे क्या होता है सिंपल, और ट्रांसपोर्टेशन में भी फायदा मिलता है। उसका ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, जो चिप्स हैं उनका ब्रेकिंग नहीं होता है, तो अच्छे बने रहते हैं, उनका टूट गए ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। क्यों, वहाँ पे अच्छी खासी अमाउंट में नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करते हैं। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आई मीन फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या बोलो, उसको रैंसिड होने से बचाता है, ठीक है ना। तो ये आई थिंक सफिशिएंट था आपका रैंसिडिटी और कोरोजन, ठीक है। तो यार इससे आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस ये कंप्लीट हो गया है। इस आप इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस शीट के और आपका जो एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस है उनको आप अच्छे से करेंगे। तो भी डाउट वगैरह है आप आराम से कमेंट सेक्शन में या आप पर्सनल डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग यार स्टार्ट करें आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।